AKTU बीटेक थर्ड ईयर EIT के यूनिट 3 की क्विक शॉर्ट की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जो भी सारे टॉपिक्स को हम लोग इस यूनिट के अंदर कवर करने वाले हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्री वैदिक एंड वैदिक रिलीजन। सबसे पहले जो हमारे बिलीव्स थे वो अनस्ट्रक्चर्ड थे, लेकिन जब वेद आए तो उन्होंने हमारे बिलीव्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया। वहीं यहाँ पर बताया गया है हमने बेसिकली क्या किया कि स्ट्रक्चर्ड स्क्रिप्चरल रिचुअल्स को फॉलो किया। जो प्री वैदिक टाइम था उसके अंदर हमने बेसिकली नेचर और मदर गॉडेस को पूजा। कोई ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन उस टाइम पर नहीं था, लेकिन जब वैदिक रिलीजन आया तो ये बेसिकली वेद पे बेस्ड था, जिसके अंदर हमने अग्नि और इंद्र जैसे भगवान की पूजा की और यज्ञ और मंत्र पे हमने फोकस किया, यानी रिचुअल्स और चैंट्स पर। तो जो वेद थे उन्होंने ही मॉडर्न हिंदुइज्म का एक बेस तैयार किया था। इस डायग्राम में वही समझाया गया है जो मैंने पिछले पेज पे आपको एक्सप्लेन किया। ये डायग्राम आप एग्जाम में बना सकते हैं। हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स क्या होते हैं? ये ऐसे रिलीजियस या फिर बोले रिबेलियस ग्रुप्स थे जो वेद के द्वारा बनाए गए फाउंडेशन को नहीं मानते थे। जिसके अंदर सबसे पहले आती है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म की फाउंडेशन जो थी वो गौतम बुद्ध ने लेड किया था। साथ के साथ इसके अंदर 4 नोबल ट्रूथ्स और 8 फोल्ड पाथ है। मिडल पाथ ये एक्सप्लेन करती है कि ना ही सेंसरी प्लेजर्स में इंडल्ज होना है और ना ही अपने शरीर को एक्सट्रीम लेवल का पेन देना है। जैनिज्म की बात करें तो महावीर ने इसकी फाउंडेशन को लेड किया था। इसके अंदर ट्रूथ और नॉन अटैचमेंट पे मेन फोकस होता है और स्ट्रिक्ट अहिंसा इसका परम सिद्धांत है, एक्चुअल प्रिंसिपल है। चार्वाक की बात करें तो इन्होंने बेसिकली एथिक्स और प्योर लॉजिक के बेसिस पर वेद को बोला कि हम उसको नहीं मानेंगे। इसके अंदर बेसिकली मेन फोकस मटेरियलिज्म की तरफ होता है। तो जो बेसिकली हमारे वेद जो थे या फिर ऐसे बोले तो जो पुराने हमारे रिचुअल्स थे वो कहाँ थे? आउट मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो थी वो आउटवर्ड फोकस्ड थी, लेकिन फिर हमारा शिफ्ट कहाँ हुआ? इनवर्ड ह्यूमन एथिक्स और लॉजिक पर। मतलब बाहर के बजाय हमने अंदर देखना स्टार्ट कर दिया कि हमारे अंदर क्या चल रहा है और हम अपने अंदर कैसे इम्प्रूवमेंट करके पूरे आउटवर्ड को एक्चुअल में इम्प्रूव कर सकते हैं। उसी डायग्राम को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ये आप अपनी एग्जाम में बना सकते हैं। जिन्होंने बेसिकली वेद को रिजेक्ट किया, बुद्धिज्म, जैनिज्म और चर्वक। बुद्धिज्म के अंदर मिडल पाथ पे मेन फोकस था, जबकि जैनिज्म के अंदर स्ट्रिक्ट अहिंसा और चर्वक ने लॉजिक और मटेरियलिज्म पे मेन फोकस दिया। 6 सिस्टम्स ऑफ फिलोसफी, यानी कि जो बेसिकली हमारा दर्शन है उसको हम लोग 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि बेसिकली अल्टीमेट लाइफ और रियल लाइफ और ऐसे लाइफ जिसमें पर्पज हो, उसको जीने के लिए इन 6 फिलोसफिकल बेसिकली प्रिंसिपल्स को हम लोग अडाप्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। सबसे पहले आता है न्याय, यानी कि लॉजिक। हमें मेयर रिचुअल्स पर जीने की बजाय हमें अपने जीवन को एक लॉजिकल बनाना चाहिए और जो भी सारे डिसीजंस, जो भी सारे लाइफ के ओपिनियंस होने चाहिए वो थोड़े लॉजिकल होने चाहिए, न कि किसी अंधभक्ति या फिर किसी ऐसी चीज़ों पर बेस्ड हों जिनका हमारी लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं है। फिर आता है वैशासिक, जिसका मतलब ये है, इसकी स्थापना महर्षि कन्नड़ ने की थी, जो कि बेसिकली एटॉमिक थ्योरी को एक्सप्लेन किया था उन्होंने कि एटम के बारे में काफ़ी सारे एक्सप्लेनेशंस उन्होंने दिए थे। फिर आता है सांख्य, या इसको बोलते हैं सांख्य दर्शन या फिर द्वैतवाद, जिसके अंदर ये एक्सप्लेन किया गया है कि अहम, आत्मा और प्रकृति 3 चीज़ें होती हैं। और ड्यूअलिज्म, यानी कि अहम जो होती है वो आत्मा और प्रकृति के बीच में होती है और जो प्रकृति होती है वो कंटिन्यूअसली चेंजिंग होती है, पर आत्मा जो है वो अल्टीमेट ट्रूथ है। योग यानी कि डिसिप्लिन और मीमांसा यानी कि कंटिन्यूअस जो हमारी लाइफ होती है वो रिचुअल्स पे बेस्ड होती है। उसी को ये एक्सप्लेन करती है कि जो हम कंटिन्यूअसली अपने लाइफ को रिचुअल्स के लिए समर्पित कर देते हैं, उसमें से कितने रिचुअल्स को फॉलो करना हमारे लिए सही है और कौन से रिचुअल्स हमारे लिए हमारी लाइफ के अंदर गलत हैं। फिलोसॉफिकल बेसिस पर इसे एक्सप्लेन किया जाता है। वेदांत जो कि अल्टीमेट रियलिटी है, जिसको अगर हम समझें तो शायद हमारी लाइफ के बहुत सारे चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो हमारी लाइफ से जा सकती हैं और बहुत सारी बेहतरीन चीज़ें हमारे जीवन में आ सकती हैं, जिनका हम अगर यूज करें तो बेसिकली हम अपनी लाइफ की अल्टीमेट रियलिटी और लाइफ के अल्टीमेट पर्पज को अचीव कर सकते हैं, इन 6 प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करके और अपने लाइफ में उतार करके। वहीं 6 सिस्टम्स ऑफ फिलोसफी का ये डायग्राम यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, जिसके अंदर बताया गया है कि 6 सिस्टम कौन से हैं हमारे फिलोसफी के अंदर, जिसको कि हमें अपनी लाइफ के अंदर अडाप्ट करना चाहिए, समझना चाहिए और उतारना चाहिए। शंकराचार्य एंड अद्वैत वेदांत, ये भी बेसिकली एक फिलोसफी है और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फिलोसफी है, जैसा मैंने पहले भी बताया था। जिसका सिंपल एम ये एक्सप्लेन करना है कि केवल एक अल्टीमेट रियलिटी है और वो है ब्रह्म, यानी कि आत्मा, यानी कि ट्रूथ, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। बट जो ह्यूमन्स होते हैं वो फिजिकल प्लेजर्स या फिर वैसे बोले तो नेचुरल, जो बेसिकली प्रकृति के अंदर ही उलझ के रह जाते हैं, जिसको कि इस फिलॉसफी के अंदर माया बोला गया है। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि पहले जो सारे स्कैटर्ड फिलॉसफीज थी
उनको यूनिफाई किया और हिंदुइज्म के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस तैयार किया। फिलॉसफी ये भी बोलती है कि गॉड और मैन जो है, एक मैन अज्यूम करता है कि गॉड उससे अलग है, ये बस एक इल्यूजन है। सिंपली अगर हम देखें तो दोनों एक ही हैं। इसी के बारे में तो बात की गई है, अद्वैत। देयर आर नो टू डिफरेंट थिंग्स, अ सिंगल थिंग, ओनली वन थिंग इज देयर एंड दैट इज ब्रह्म। यहाँ पे एक डायग्राम एक्सप्लेन किया गया है। जो मैन ऐसे एज्यूम करें तो वो सोचता है कि अलग अलग सब चीज़ें हैं, मैं अलग हूँ। जो प्रकृति के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं वो सारी अलग हैं। हाँ, हो सकता है कि बेसिकली आपको देखने में लगे कि वो अलग चीज़ें हैं, बट एक्चुअली में वो अलग चीज़ें नहीं हैं। वो सारी खेल, ऐसे बोले तो माया का होता है कि हमें लगता है कि हम अलग हैं और जो लोग हैं वो सब अलग हैं, अलग नहीं है। एक्चुअली देखें तो ब्रह्म या फिर बेसिकली जो अल्टीमेट रियलिटी है उसको माया जो होती है वो ढक लेती है एक बाउंड्री की तरह। इसी को इस डायग्राम में एक्सप्लेन किया गया है। द भक्ति मूवमेंट, इसके कोर फीचर क्या थे कि इसके अंदर जो गॉड थे उनसे डायरेक्ट और पर्सनल डिवोशन यानी कि भक्ति थी। साथ के साथ इसके अंदर कोई भी पुजारी, किसी प्रकार के टेक्स्ट और कोई भी कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स को फॉलो नहीं किया जाता था। और इसके अंदर किसी भी प्रकार का कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं था भक्ति मूवमेंट के दौरान। उसके अंदर की सेंट्स कौन कौन थे या फिर ऐसे लोग जो बहुत पॉपुलर हुए उस टाइम पे, वो थे कबीरदास, तुलसीदास और मीराबाई। जो भक्ति मूवमेंट है उसका मेन फोकस था डिवोशन, इक्वालिटी और यूनिटी के ऊपर। ये एक डायग्राम यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। जो बेसिकली बेस था भक्ति मूवमेंट का वो क्या था, कास्टिज्म इसके अंदर नहीं था। जो संत थे और जो लोग थे वो बेसिकली क्या करते थे, जो संत थे उनका गॉड के प्रति डिवोशन था और जो पीपल थे वो गॉड को लव करते थे। हालांकि डिवोशन उनका भी होता था और पीपल में से ही कुछ लोग यानी कि लोगों में से कुछ लोग ही संत बनते थे जो कि अल्टीमेट क्लोजेस्ट डिवोशन टू द गॉड शो करते थे। उन्हीं में से कुछ थे कबीरदास, तुलसीदास और मीराबाई। फिर आता है द सूफी मूवमेंट। ये जो सूफी मूवमेंट है ये मेनली इस्लामिक स्पिरिचुअल मूवमेंट है जिसका मेन फोकस डिवाइन लव पे था, बजाय कि जो ऑर्थोडॉक्स रूल्स जो कि सोसाइटी ने बना रखे हैं उन पे जीना और उनको फॉलो करने की बजाय। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है मिस्टिसिज्म, फिर आता है ब्रदरहुड, फिर आता है हार्मनी। मिस्टिसिज्म का सिंपल मतलब ये होता है कि हमें अपने आंतरिक तल पर झांकना होगा और देखना होगा, तभी हम लोग पा पाएंगे कि भगवान गॉड हमारे अंदर ही हैं, बजाय कि किसी स्ट्रिक्ट लॉज और रूल्स को फॉलो करने के। ब्रदरहुड यानी कि इसके अंदर बेसिकली क्या हुआ कि जो सोसाइटी के अंदर हार्मनी है उसको प्रमोट किया गया। और फिर आता है हार्मनी, जिसने बेसिकली क्या किया, ब्रिज की तरह काम किया डिफरेंट डिफरेंट लोगों, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स के लोगों को एक साथ कनेक्ट करने में। तो बेसिकली जो सूफी मूवमेंट थी उसने हिंदू और मुस्लिम को स्पिरिचुअली यानी आध्यात्मिक तौर पर काफ़ी क्लोज लेकर के आए थ्रू शेयर्ड फोकस ऑन लव। यानी कि हमें अपने आंतरिक तौर पर खुद को देखना होगा, खुद को समझना होगा, हमारे अंदर ही भगवान है। ये सारी चीज़ें सूफी मूवमेंट के दौरान डिफरेंट पोइट्स, डिफरेंट लोगों ने एक्सप्लेन किया, बजाय कि रिजिड लॉ और स्ट्रिक्ट लॉ को फॉलो करें कि हमारे लिए ये भगवान है, आपके लिए ये भगवान है। सूफी मूवमेंट का ये डायग्राम यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, जिसके अंदर जो फाउंडेशन है वो इस्लामिक मिस्टिसिज्म था। जो सूफी मूवमेंट के अंदर डिफरेंट तरीके की बुक्स लिखी गई, ये बताया कि अंदर ही हमारे भगवान हैं, बाहर भगवान को और रिजिड लॉज पे हम बेस्ड होंगे तो उससे कुछ फ़ायदा हमें मिलने वाला नहीं है। तो जो इस्लामिक मिस्टिसिज्म था उसने बेस तैयार किया और लव, पीस और ब्रदरहुड की वजह से स्पिरिचुअल हारमोनी या फिर जो एक्चुअल गोल है उसको हम लोग अचीव करते हैं। तो जब फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो बिल्डिंग ऑब्वियसली अच्छी तैयार होगी। इन्हीं सारी चीज़ों को सूफी मूवमेंट के दौरान ध्यान दिया गया कि अलग अलग रिलीजन्स के अलग अलग लोगों को यूनिफाई करने के लिए, लव, पीस और ब्रदरहुड को समझाने के लिए इस्लामिक मिस्टिसिज्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लोग किस प्रकार की किताबें पढ़ेंगे वो लोगों से ज़्यादा डिपेंड इस चीज़ पर करता है कि वो किस रिलीजन से आते हैं। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड मॉडर्निटी, इसका जो मेन कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि 19th सेंचुरी में कुछ ऐसे मूवमेंट हुए जिनका मेन एम ये था कि सोशल डिजीजेज जो हैं या फिर बेसिकली ऐसे बोले तो जो समाज के अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं उनको मॉडर्न लॉजिक का यूज करके हम लोग एक्सप्लेन करें लोगों को कि जो आप कर रहे हैं वो एक्चुअल में सही नहीं है। जैसे राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मो समाज की स्थापना की, या फिर स्वामी विवेकानंद जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसका मेन एम ये था कि जो सोसाइटी के एविल्स हैं, जो कि बेसिकली गलत चीज़ें हैं, जो किसी पर किसी प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस लगाना, ये सारी चीज़ों को रिमूव करना और एजुकेशन यानी कि शिक्षा को प्रमोट करना। तो जो मॉडर्न प्रैक्टिस है वो मॉडर्न आइडियाज और ट्रेडिशन का एक इंटरसेक्शन प्रोवाइड करती है। पहले ट्रेडिशंस को ही फॉलो किया जाता था, फिर मॉडर्न आइडियाज जो आई उन दोनों को एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल किया गया। तो हमें बेसिकली टॉलरेंस, इक्वालिटी और रेशनल थिंकिंग यानी हमें सोचने की क्षमता डेवलप करने के लिए ही ये बेसिकली आइडियाज और ट्रेडिशंस को कंबाइन किया गया। और इंडिया जो था इसमें काफ़ी पीछे रहा एक्चुअल तरीके से। तो हम एक्सप्लेन करें तो जो साइंटिफिक टेम्पर है
वो यहाँ पे भले ही बोला गया है, लेकिन साइंटिफिक टेम्पर में एज एन इंडियन वी हैव नॉट बीन एट दैट लेवल। क्रिटिकल थिंकिंग की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ उतने तरीके से नहीं हुई जितने तरीके से बेसिकली होना चाहिए था। अगर आप स्वामी विवेकानंद के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उनकी एक मूवी के लिंक दे दूंगा। ये टॉपिक आपको काफ़ी अच्छे तरीके से आप इसके बारे में समझ सकते हैं कि कैसे जो मॉडर्न आइडियाज़ थी और ट्रेडिशन था उनको कंबाइन स्वामी विवेकानंद ने किया, और कितने तरीके से जो क्रिटिकल थिंकिंग थी उसको इंडियंस ने खुद के अंदर एडाप्ट किया, खुद के अंदर उसको समाहित किया। ये डायग्राम ये एक्सप्लेन करता है कि जो मॉडर्न इवोल्यूशन हुआ या फिर जो मॉडर्न रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी वो पुरानी चीज़ों को तो कैरी ओवर कर ही रही थी, साथ के साथ उसके अंदर कई तरीके की नई थिंकिंग को ऐड किया गया, लोगों को इक्वलिटी के बारे में एक्सप्लेन किया गया, टॉलरेंस यानी कि नए बिलीव्स, नए रूल्स, नए रिस्ट्रिक्शंस, नए कंडीशंस को खुद के अंदर समाहित करने को, अडॉप्ट करने को और फॉलो करने को भी बताया गया। तो जो मॉडर्न रिलीजियस प्रैक्टिस थी वो एंशिएंट ट्रेडिशंस यानी पुराने विचार, पुरानी जो हमारी परंपराएं थी उनको और रेशनल थिंकिंग को मिला करके बना था। यहाँ तक वीडियो देखा है तो थैंक यू अलॉट। पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।